नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने धार्मिक गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक हलचल मचा दी है। आरोप सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए हैं। मामला यौन शोषण का है और इसमें एफआईआर भी अब दर्ज हो चुकी है और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा 5 सदस्यीय स्पेशल टीम गठित की गई है और अब जांच ने रफ्तार भी पकड़ ली है। यह कोई साधारण शिकायत भर नहीं है, यह सीधे सीधे आपराधिक आरोप है और अगर जांच में जरा भी ठोस आधार मिल गया तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। आइए मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शिकायत के अनुसार माघ मेला शिविर के दौरान 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण हुआ है। आरोप है कि घटना शिविर के भीतर और बाहर खड़ी एक गाड़ी में यह घटना हुई है। यह आरोप केवल कानो कान बातें तक नहीं है, लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने इसे सामान्य केस की तरह बिल्कुल भी नहीं लिया। सीधे 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। टीम का नेतृत्व डीसीपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, मामला बेहद संवेदनशील है, हाई प्रोफाइल है और ऊपर तक इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अब सबसे अहम बिंदु पर ध्यान देते हैं। पुलिस ने कथित घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया है। यह कोई औपचारिक खाना पूर्ति भर नहीं होती है। जब पुलिस नक्शा तैयार करती है तो वो घटनास्थल को कानूनी रूप से रिकॉर्ड कर रही होती है। इसका मतलब है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होते, मौके पर जाकर उसके बारे में काम किया जाता है, मतलब सीन टू सीन रिक्रिएट किया जाता है। पीड़ितों के मेडिकल परीक्षण की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। यौन शोषण के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट केस की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिलते हैं जो आरोप को स्पष्ट करते हो तो पुलिस की कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। पुलिस भी सख्त हो जाएगी और ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद को हिरासत में भी लिया जा सकता है। और तो और गिरफ्तारी की तलवार भी उनके ऊपर लटक रही है, यानी कि मामला सीधे कानूनी संकट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया है कि वे जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि मठ के दरवाजे पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इतना कह देने भर से इनका काम खत्म हो जाएगा? कानून भावनाओं पर नहीं चलता, कानून साक्ष्यों पर चलता है। अगर बयान और मेडिकल रिपोर्ट मेल खाते हैं, अगर घटनास्थल के तथ्य आरोपों से जुड़ते हैं, अगर कोई गवाह सामने आता है तो स्थिति बदलते हुए देर नहीं लगेगी। यहां एक और बड़ा पहलू है छवि का। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका धार्मिक प्रभाव है, उनके अनुयायी हैं, उनका सार्वजनिक चेहरा भी है। लेकिन जब ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं तो छवि पहली चीज होती है, यानी कि आपका चेहरा जो सबसे पहले चोट खाती है। आज के दौर में सोशल मीडिया की जो अदालत है वहां पर तो सबसे पहले फैसले सुना दिए जाते हैं। एक बार अगर नाम जुड़ गया तो दाग हटाना आसान नहीं होता और अगर जांच में जरा भी दम निकला तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मुश्किल नहीं रहेगी, पूरा मठ सवालों के घेरे में आ जाएगा। पुलिस फिलहाल पीड़ितों तक पहुंचने पर फोकस कर रही है। जानकारी है कि इस वक्त वो लखनऊ में है, पहले मेडिकल, फिर बयान और आगे की कानूनी प्रक्रिया। ध्यान रखिए, ऐसे मामलों में धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होते हैं। ये बयान अदालत में मजबूत साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। अगर बयान मजबूत रहे और बदले नहीं तो अविमुक्तेश्वरानंद के लिए मुश्किल बढ़ती ही चली जाएगी। इसके अलावा पुलिस डिजिटल एंगल से भी इस केस को देख रही है। कॉल रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन, सीसीटीवी, शिविर के आसपास मौजूद लोगों के बयान, यानी जांच कई दिशाओं में जा रही है। अब बात करते हैं संभावित कानूनी खतरे की। अगर पुलिस को शुरुआती जांच में भरोसेमंद आधार मिल गया तो सबसे पहले सख्त पूछताछ होगी। उसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद जमानत की लड़ाई शुरू होती है और अगर मामला गंभीर धाराओं में जाता है तो अविमुक्तेश्वरानंद के लिए जमानत कतई भी आसान नहीं होगी। स्वामी की लीगल टीम भी सक्रिय है। उन्होंने कहा है कि कई वकील उनका केस लड़ने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है उन्हें भी अंदाजा है
कि मामला बिल्कुल भी हल्का नहीं है। इतिहास गवाह है, देश में पहले भी कई बड़े धार्मिक चेहरों पर आरोप लगते रहे हैं। शुरू में समर्थकों का कहना होता है कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है, लेकिन बाद में अदालतों ने सख्त फैसले दिए हैं। इसलिए यह सोचना कि सिर्फ धार्मिक पहचान होने से कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यह बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। कानून की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। अब सवाल उठता है, क्या यह मामला राजनीतिक रंग ले सकता है? ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक बयान आने लगते हैं, समर्थन और विरोध दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे कानूनी जांच नहीं रुकती। पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है साक्ष्य, यानी कि प्रमाण, और अगर साक्ष्य मजबूत हुए तो राजनीतिक बयानबाजियां बेअसर रह जाएंगी। एक और गंभीर पहलू है, अगर पीड़ितों के बयान लगातार एक जैसे रहते हैं और उनमें विरोधाभास नहीं आता तो केस की नींव और मजबूत होती चली जाएगी। कई मामलों में देखा गया है कि यह दबाव या समझौते की कोशिशें होती हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बयान स्थिर रहे, उनके ऊपर प्रेशराइज्ड नहीं किया गया उन्हें, तो आरोपी पक्ष के लिए रास्ता कठिन हो जाता है। अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल चुका है। जांच शुरुआती दौर में है, असली तस्वीर मेडिकल रिपोर्ट और बयान आने के बाद साफ होगी। अगर रिपोर्ट में गंभीर संकेत आए, अगर बयान सख्त रहे, अगर कोई अतिरिक्त गवाह सामने आया, तो यह मामला सीधा बड़े कानूनी संकट में बदल सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने इस वक्त दो चुनौतियां हैं, एक कानूनी, दूसरी सार्वजनिक। कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी, लेकिन सार्वजनिक छवि की लड़ाई है। मीडिया और समाज में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो छवि की ही होती है, और सच ये है कि आरोप जितने गंभीर होते हैं, नुकसान उतना ही तेज हो जाता है। यह मामला अब सिर्फ आरोप नहीं रहा, यह जांच के औपचारिक चरण में प्रवेश हो चुका है। पुलिस टीम गठित है, घटनास्थल का निरीक्षण हो चुका है, मेडिकल प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी अब पीछे हटने की गुंजाइश कतई भी नहीं है। अगर सबूत कमजोर निकले तो स्वामी को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर सबूत मजबूत निकलते हैं तो यह मामला उनके लिए लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई बन सकता है। अब इसमें उनके कई साथियों को लग रहा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कई साथियों को यह लग रहा है कि यह उनके खिलाफ चलाई जा रही मात्र एक कॉन्स्पिरेसी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या होगी, यह कानून के दांव पेच के बाद ही समझ आएगा कि वो उन्हें किस प्रकार से फंसाने का प्रयास हो रहा है, या फिर यह हकीकत में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। तो यह भी हो सकता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो वो जो क्लेम करते हैं कि मैं इस वक्त शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठने के योग्य हूं और शंकराचार्य हूं, तो वो कुर्सी क्लेम करना भी उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के यौन शोषण के जो मामले होते हैं उसमें सीधा सीधा नुकसान छवि का होता है। और अगर यह सब कुछ सिद्ध भी हो गया तो उनके ऊपर एक और बड़ी बात यह आ जाएगी कि वो जो स्वयं को सनातन का रखवाला बताते हैं, वो जो स्वयं को बताते हैं कि मैं सनातन का रक्षक बनकर के जीवन भर काम करता रहा, ये सब कुछ भी उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो वो एक तरफ बताते हैं कि मैंने ही सनातन के लिए सब कुछ किया है, दूसरे संतों को वो लगातार नीचा दिखाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की थी, उससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी उन्होंने कई टिप्पणियां कर रखी है। तो इन टिप्पणियों से उन्हें ही घेरा जाएगा कि आप किस प्रकार के संत निकले, आप किस प्रकार के जो सो कॉल्ड बहुत बड़े संत बताते हैं अपने आप को, वो आप भी तो नहीं कर पाए, क्योंकि आप ही के गुरुकुल के अंदर आप जिन बटुकों के सम्मान के लिए वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं बटुकों का सम्मान नहीं हुआ, और वो भी किनके द्वारा? आप ही के द्वारा। और इस बीच ये कौन फंस जाएंगे? खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये केस, ये एंगल किस तरफ जा रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या फिर हकीकत? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।